ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोलिक अम्ल या ट्राई कार्बोलिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। कार्बोलिक अम्ल या ट्राई कार्बोलिक अम्ल, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह है संरचना सूत्र है इसका। इसमें टोटल लंबी श्रृंखला में देखेंगे तो 5 कार्बन है, लेकिन COOH इसमें तीसरे कार्बन पर भी जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे देखेंगे तो इसमें ऐसा होता है कि COOH इसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में भी है और नीचे लटके हुए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम COOH को अलग निकाल लेते हैं और इन COOH को हम विशिष्ट अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो COOH का विशिष्ट अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको कार्बोलिक अम्ल या ट्राई कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आपकी सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल में क्या होता है? ये सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें ये जो ऊपर वाली संरचना बनाई है ना, इस ऊपर वाली संरचना में ऊपर तो COOH है, यहाँ पर OH और हो जाता है और बाकी COOH हो जाता है इस तरह से। तो ये सिट्रिक अम्ल की संरचना है और यहाँ पर ये CH2, यहाँ CH2, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इसकी 3 कार्बन की मान ली जाएगी, क्योंकि इसमें COOH मुख्य क्रिया समूह और अन्य क्रिया समूह दोनों के रूप में है। तो IUPAC नाम में देखेंगे हम तो देखो क्या होगा। 2 पर हाइड्रोक्सी हो गया, 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेन हो जाएगा। 1 2 3 पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएंगे 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ये सिट्रिक अम्ल का हो जाएगा। तो ये सिट्रिक अम्ल नींबू जो खट्टे पदार्थ है, नींबू, संतरा, ठीक है, मौसमी फलों में जो है पाया जाता है। उठा लो भाई इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद, रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। वैसे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में ही अनुनाद पढ़ना है हमें। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल इस तरह से बना लिया। यहाँ पर R भी लगा सकते हैं, अगर R लगाना हो तो शुरुआत में R भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अनुनाद होगा तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी विद्युल्लता ज्यादा है और सबसे पहले यहाँ से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे। हमेशा पाई बंध कमजोर होता है तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं पहले। ठीक है, और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे? इस ऑक्सीजन पर जाएंगे और यहाँ पर माइनस आएगा चार्ज। यहाँ से साथ ही साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। फिर वापस यहाँ से ये यहाँ पर जाएंगे और ये
यहाँ पर चले जाएंगे तो आगे वाली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो पहले वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, हालांकि आपकी बुक में इस तरह से दे रखी है, देखिए कि पहले ये बनाया है, ठीक है, फिर बाद में फिर इसको पहले यहाँ पर ये चले गए इलेक्ट्रॉन, ऐसे पहले इतना बनाया है कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पर चले गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ गया है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अब बाद में आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और ये संरचना बन जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस, ठीक है। जब ये यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बंद बन जाएगा, और इस ऑक्सीजन पर यहाँ पर ये ऋणावेश ऑलरेडी पहले से ही है। तो ऐसे बताया है, 3 स्टेप में बताया है कि सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन के पाई बंद इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आया, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ ऑक्सीजन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला गया, तो यहाँ पर ये पाई बंद बन गया, ठीक है, ऊपर वैसे रहा। अब वापस क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर यहीं आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे, तो ये वाली संरचना बन जाएगी, ठीक है, बना लो इसको। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद है। बताया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद एक बार समझ लो, रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड C=OH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है। और यहाँ इसको विस्तृत रूप से ऐसे लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड C=O फिर सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युणता ज्यादा है, तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, तो इस पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। अब ये संरचना बन जाएगी। अब नेक्स्ट संरचना में क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पर पाई बंद बनाएंगे, तो यहाँ पर धनावेश आ जाएगा और ये संरचना अभी की वैसी रहेगी। फिर लास्ट टाइम में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो गए थे पाई बंद के वहीं वापस आ जाएंगे, तो पहली वाली संरचना बन जाएगी ये वाली, और ये पाई बंद टूट करके फिर 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा यहाँ पर, तो इस प्रकार पहली संरचना बन जाएगी। तो इस प्रकार से संरचना ये बनती हैं, ये अनुनादी संरचना है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि। तो हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि देखिए कौन कौन सी है। पहला है अल्कोहल से
एल्कोहल से बनाएंगे हम बाई एल्कोहल। दूसरा है एल्किल बेंजीन, लिख लो इन सबको, एल्किल बेंजीन से। तीसरी है नाइट्राइल, नाइट्राइल एवं अम्ल एमाइड के जल अपघटन से, अम्ल एमाइड के जल अपघटन से, जल अपघटन से बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड एसिड एमाइड, नाइट्राइल एवं अम्ल एमाइड के जल अपघटन से। और तीसरी है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ या ठोस CO2 से। और 5वें नंबर की है अम्ल, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्राइड से, अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्राइड से। अम्ल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड, बाय एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। और 6वें नंबर की है अम्ल एस्टर, अम्ल एस्टर से, बाय एसिड एस्टर, ठीक है। अम्ल एस्टर को हम एसिड एस्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिड एस्टर, अम्ल एस्टर को एसिड एस्टर भी कहते हैं। तो ये 6 मेथड है प्रिपरेशन मेथड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की 6 विधियां हैं, ठीक है। और इन 6 विधियों को हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे। पहली है एल्कोहल से बाय एल्कोहल, दूसरी है एल्किल बेंजीन बाय एल्किल बेंजीन, ठीक है। थर्ड है नाइट्राइल एवं अम्ल एमाइड के जल अपघटन से बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड एसिड एमाइड। फोर्थ है ड्राई आइस बाय ड्राई आइस। 5th नंबर की है अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्राइड से बाय एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। और 6th नंबर की है बाय एसिड एस्टर, अम्ल एस्टर से। लिखिए इनको सबको फटाफट जल्दी से। एल्कोहल से, देखिए एल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड करेंगे। ये आपने 6 मेथड हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपके माइंड में रहे। इनको बारी बारी से हमें स्टडी करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखो पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल से। देखो एल्कोहल का हमने पहले भी ऑक्सीकरण कराया था। एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसके के द्वारा कर सकते हैं कि क्या प्राप्त हो जाए? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कोई भी एल्कोहल ले लिया हमने, माना कि R सिंगल बॉन्ड CH2OH है। अगर हम इसका ऑक्सीकरण अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उदासीन KMnO4 के द्वारा करें, पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसके द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी कर सकते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये भी नहीं है तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से भी कर सकते हैं। और ये भी नहीं है तो जोन्स अभिकर्मक से कर सकते हैं, CrO3H2SO4। इसको जोन्स अभिकर्मक कहते हैं, क्या कहते हैं? जोन्स अभिकर्मक, ठीक है। इसे जोन्स अभिकर्मक के द्वारा भी कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी ऑक्सीकारक ले सकते हैं, ये सभी ऑक्सीकारक हैं। इन ऑक्सीकारक के द्वारा हम एल्कोहल, ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इन ऑक्सीकारकों के द्वारा हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं? हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो कैसे बनेगा? देखिए अल्फा कार्बन पर ही हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीकरण होंगे, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ से ये वाले, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, और दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नवजात ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। नवजात ऑक्सीजन जो जरूरत पड़ेगी तो किस तरह से यहाँ से नवजात ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी? दोनों हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों मतलब एक ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और ऑक्सीडोमाइज बन जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। चलो बना लो इसको, डायरेक्टली बना लीजिए।
तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने के लिए एल्कोहल हमने ये लिया, ये क्या है एल्कोहल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एल्कोहल मतलब कौन कौन से ऑक्सीकारक लेंगे जो विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल लेंगे। या तो अम्लीय ले सकते हैं एसिडिक, या क्षारीय बेसिक, या उदासीन न्यूट्रल केमेनोफोर। एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले सकते हैं, अथवा क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 ले सकते हैं, अथवा जॉन्स अभिक्रमक CrO3H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है। ये विभिन्न ऑक्सीकारक हैं। क्या है? विभिन्न ऑक्सीकारक। तो ये विभिन्न ऑक्सीकारक डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो नवजात ऑक्सीजन में से एक नवजात ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को लेकर के जल बाहर निकाल देगी और एक ऑक्सीजन यहाँ इस कार्बन के पास आ जाएगी तो C(OH) में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब R की जगह पे मैं CH3 रख रहा हूँ और यहाँ CH2OH, ठीक है। और इसका हमने ऐसे CrO3OH2SO4 जॉन्स अभिक्रमक के द्वारा ऑक्सीकरण कराया। CrO3H2SO4 क्या है? जॉन्स अभिक्रमक है। तो इसके द्वारा ऑक्सीकरण कराया तो दो नवजात ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेकर के जल बाहर हो जाएगी और एक ऑक्सीजन रह जाएगी, वो C(OH) में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एथेनॉइक अम्ल बन गया। एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल बन गया, ठीक है। और ज्यादा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 8 ले लिए और यहाँ C, ये इस तरह से डेकिनॉल 1 डेकिनॉल ले लिया, 1 डेकिनॉल, ठीक है। इसका अगर ऑक्सीकरण कराना हो तो CrO3H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। तो यहाँ नवजात ऑक्सीजन ले लेने से तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जल बाहर निकाल देंगे और यहाँ CH2 का होल 8 और ये C(OH), ठीक है। और यहाँ H2O ये बाहर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये भी इस तरह से 1 डेकिनॉल डेकिनॉइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये जॉन्स अभिक्रमक ये कार्य करता है, एक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिखिए बेटा इसको फटाफट। तो जॉन्स अभिक्रमक का सूत्र याद रखें, CrO3H2SO4 यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो जॉन्स अभिक्रमक कहलाता है। हाँ जी, आप इसमें एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख लो। यही है कि विभिन्न प्रकार के एल्कोहल विभिन्न ऑक्सीकारक ये वाले की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होकर के सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। लिखो, विभिन्न प्रकार के एल्कोहल उपयुक्त विभिन्न ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर
कार्बोक्सिलिक अम्ल में सीधे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में सीधे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब ये आपको पता पड़ेगा कि कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं, उनको याद रख लें। अम्लीय या क्षारीय या उदासीन, पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, अथवा उदासीन अथवा जौन सविकर्मक का सूत्र ध्यान रखना। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो जौन सविकर्मक होता है, इनके द्वारा अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। दूसरी बनाने की विधि क्या है? एल्किल बेंजीन के द्वारा, बाय एल्किल बेंजीन। देखो, बेंजीन से ऊपर पार्श्व श्रृंखला में कितनी भी बड़ी श्रृंखला क्यों न हो, ये बेंजीन है इस तरह से, और इसके पार्श्व श्रृंखला में कितनी भी बड़ी श्रृंखला क्यों ना हो, ये कितनी भी बड़ी पार्श्व श्रृंखला क्यों ना हो, इस सबका ऑक्सीकरण चाहे तो क्रोमिक अम्ल के द्वारा कर दिया जाता है या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा कर दिया जाता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री जो एल्किल समूह पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाता है। 3 डिग्री का नहीं किया जाता, ध्यान रखना, क्योंकि 3 डिग्री वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होती, क्रियाशील हाइड्रोजन नहीं होती, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगर बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में 3 डिग्री वाला एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन से जुड़े इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। आगे बात समझ में? क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसमें बेंजीन से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 डिग्री में भी हाइड्रोजन है। देखो, ये 2 डिग्री वाला एल्किल समूह है, इन सबका ऑक्सीकरण कर दिया जाता है। बेंजीन से जुड़ी चाहे कितनी भी बड़ी पार्श्व श्रृंखला क्यों नहीं हो, उन सबका ऑक्सीकरण या तो क्रोमिक अम्ल H2CrO4, ये क्रोमिक अम्ल का सूत्र है, क्रोमिक अम्ल का सूत्र है ये, या तो इसके द्वारा कर दिया जाता है, अथवा क्षारीय KMnO4 के द्वारा कर दिया जाता है। क्षारीय KMnO4 को हम KMnO4 और KOH लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी के द्वारा ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी पार्श्व श्रृंखला क्यों ना हो। पर ध्यान रखना, 3 डिग्री एल्किल समूह वाली पार्श्व श्रृंखला नहीं हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाली पार्श्व श्रृंखला हो। उसको सबसे पहले कुक में चेंज किया जाता है। किसमें? कुक, यानी COO में चेंज किया जाता है। फिर उसका जलपकड़न हो जाता है। बेंजीन से ऊपर ये वाली पार्श्व श्रृंखला है, ये क्या है? पार्श्व श्रृंखला। क्या है? पार्श्व श्रृंखला, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साइड चेन। पार्श्व श्रृंखला का मतलब साइड चेन, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साइड चेन, उसका क्रोमिक अम्ल क्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण होता है COO में, कुक में, और फिर इसका अम्लीय जलपकड़न होता है। अम्लीय जलपकड़न होगा तो यहाँ से इस तरह से जलपकड़न होगा, H बाईं तरफ, OH दाईं तरफ। तो बेटा इस तरह से ये बनेगा, ये COOH और दाईं तरफ हो जाएगा KOH। ये बनेगा भैया बेंजोइक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल बनेगा। ऐसे ही देखो ये वाला है, इसका भी उसी तरह से ऑक्सीकरण करेंगे तो पोटेशियम बेंजोएट में बदलेगा। क्या कितना भी पार्श्व श्रृंखला में बस वो कुक में बदल जाएगा, COO के, यानी पोटेशियम बेंजोएट। इसका नाम भी पोटेशियम बेंजोएट था, इसका नाम भी पोटेशियम बेंजोएट है। इसका फिर क्या हो जाता है? लास्ट में अम्लीय जलपकड़न हो जाता है। अम्लीय जलपकड़न में उसी तरह से यहाँ से ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है।
और KOH बाहर निकल जाता है। ऐसे ही ये टोलुइन है, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलो लिखो, मैं बोल रहा हूं। एल्किल बेंजीन में बेंजीन से जुड़ी एल्किल बेंजीन में बेंजीन से जुड़ी 1 डिग्री अथवा 2 डिग्री 1 डिग्री अथवा 2 डिग्री पार्श्व श्रृंखला 1 डिग्री अथवा 2 डिग्री पार्श्व श्रृंखला वाली एल्किल समूह जुड़ी हो, पार्श्व श्रृंखला वाली एल्किल समूह जुड़ी हो जो चाहे कितनी भी बड़ी हो, जो चाहे कितनी भी लंबी हो, जो चाहे कितनी भी लंबी हो, ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत होकर क्रॉमिक अम्ल अथवा क्षारीय KMnO4 द्वारा, क्रॉमिक अम्ल का फॉर्मूला ये है क्रॉमिक एसिड का H2CrO4, क्रॉमिक अम्ल अथवा क्षारीय KMnO4 द्वारा पहले पोटेशियम बेंजोएट क्षारीय KMnO4 द्वारा पहले पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकृत होता है, पहले पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकृत होता है, जो अम्लीय जलपटन पर बेंजोइक अम्ल बनाता है, जो अम्लीय जलपटन पर बेंजोइक अम्ल बनाता है, जो अम्लीय जलपटन पर बेंजोइक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। एल्किल बेंजीन विच हैव longest 1 degree or 2 degree collateral chain which easily oxidize, alkyl benzene which have 1 degree or 2 degree side longest chain which easily oxidize by chromic acid or alkaline KMnO4 to benzoic acid and एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरह से ध्यान देना है कि एल्किल बेंजीन जो है ये क्यूमीन है। क्या है? क्यूमीन। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्यूमीन है। क्यूमीन बेंजीन के ऊपर ये आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोलते हैं? क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमीन। तो ये 2 डिग्री वाली पार्श्व श्रृंखला है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना? COO बना। कितनी भी लंबी श्रृंखला क्यों नहीं हो, वो COO में कन्वर्ट हो जाएगी, कुक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 डिग्री वाली भी हो, ऐसे ये CH3 भी हो। लेकिन 3 डिग्री एल्किल बेंजीन जो होगी, 3 डिग्री एल्किल बेंजीन, वह अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रखती है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये ध्यान रखना। तो इसमें नोट लगा करके लिख लेना, पहले ऊपर की रिएक्शन लिख लो। 3 डिग्री एल्किल बेंजीन का अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने से ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, 3 degree alkyl benzene do not oxidize due to alpha hydrogen absent। 3 degree alkyl benzene
डिग्री एल्किल बेंजीन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एक्साइड। लिखिए बेटा इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में काफ़ी है, ये इतना आप लिख लें अच्छी तरह से। और ये कार्बोक्सिल अम्ल के बनाने की विधियां हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है इनको, क्योंकि इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स भेजें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके भैया।